जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है संपूर्ण अर्थशास्त्र की महा मैराथन क्लास में। दोस्तों यह एक कंप्लीट सेशन है जिसमें हम लेकर आए हैं एग्जाम स्पेशल 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये सभी प्रश्न खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य वनडे एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं प्रत्येक टॉपिक से कवर किए गए चुनिंदा प्रश्न हैं। हर प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है और दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले और अति संभावित प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये मैराथन आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों आइए ज्ञान की इस दौड़ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दी वेल्थ ऑफ नेशन नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो दी वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। ये पुस्तक कब लिखी? 1776 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी कि लेसेस फेयर का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है? एडम स्मिथ ने। ठीक है, अब बताओ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। ठीक है दोस्तों, तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है तो विकासशील देशों के संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है। बताओ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये चाइना देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान है। अब बताओ क्रय शक्ति क्षमता यानी कि ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का 3रा स्थान है। बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। वर्तमान में जो रूस देश है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो रूस की वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो दी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग के द्वारा। रखो और निकालो नीति जो है ये पूंजीवाद की नीति है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। इनने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम होती है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी ज़्यादा होती है लेकिन सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी कम होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किसका होता है? निजी व्यक्तियों का। ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल होता है? तो इसमें सरकार का कंट्रोल होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट है। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जो प्रश्न आप पढ़ा रहे हैं इनका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो देखो इकोनॉमी के ये सारे क्वेश्चन और इकोनॉमी के अलावा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट और कंप्यूटर जीके, इन सभी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का हमने कलेक्शन करके एक ई बुक बनाई है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इस ई बुक में आपको 5000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। केवल 99 रुपीज़ की ये ई बुक है। ठीक है, और जो दूसरी हमारी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है, तीसरी साइंस की ई बुक है। और दोस्तों इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं, अलग अलग परचेस करते हैं तो लगभग 300 रुपये की पड़ेंगी, लेकिन यदि आप एक साथ इन तीनों ई बुक को परचेस करते हैं तो केवल 150 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है। 150 रुपये का पेमेंट आपको इस क्यूआर कोड पर करना है
और पेमेंट सक्सेस होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों ये जो 3 ई बुक हैं, मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने अपनी इस ई बुक में ऐड किया है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जाती है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों की समान भागीदारी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किनका होता है? निजी व्यक्तियों का भी और सरकार का, दोनों का। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो इनका नाम है जॉन मैडार्ड किंग्स। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था जो है, इसका अर्थ क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों बंद। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है, वह कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन से देश में है? उत्तर कोरिया में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ में व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है, वह कैसी अर्थव्यवस्था होती है? वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। और खुली अर्थव्यवस्था हांगकांग में है और सिंगापुर देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो बताइए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो पर्यावरण पर डिपेंड होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आते हैं। तो बताइए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जितने भी उद्योग हैं सभी का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है, जैसे लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है, ये सारी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। बताइए, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करी थी? तो भारत ने 2006 से 2007 के बीच में सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि दर हासिल करी थी। कितनी? 9.6%। दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो HDI UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इनने 1990 में मानव विकास सूचकांक को डेवलप किया। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इन 3 मानकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। बताओ, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। बताइए, GDP में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उद्योग, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा का योगदान कितना है?
तो देखो भारत की जीडीपी में 15% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का 27% और तृतीयक क्षेत्र का है 60%। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो यह अमर्त्य सेन, इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन हैं? तो यह अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है जॉन मैनार्ड किन्स के लिए। बताइए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जॉन मैनार्ड किन्स के द्वारा ही लिखी गई है। बताइए अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा करी गई? दादा भाई नेहरू के द्वारा। कब? 1867-68 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादा भाई नेहरू जी के पुस्तक का नाम क्या है? तो देखो इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई? तो इनने अपनी पुस्तक में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था कि जो दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में दादा भाई नेहरू जी ने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? तो 20 रुपये। धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने। बताओ वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई? देखो जो पहली राष्ट्रीय आय की गणना है इसको कराने का श्रेय दादा भाई नेहरू जी को दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर जो पहली राष्ट्रीय आय की गणना है ये VKRV ने करी थी। कब? 1931-32 में। बताओ VKRV द्वारा की गई पहली वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय कितनी बताई गई? दादा भाई नेहरू जी ने 20 रुपये बताई थी ना, इनने बताई 62 रुपये प्रति व्यक्ति। बताइए स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 1949 को। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर। कब हुआ था इनका जन्म? 29 जून को। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने दिया? तो वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि NSSO। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेस के लिए। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है NNP में से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। ठीक है, इनने हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है ये 1981 में दी थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 2012। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि कृषि का। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के आधार पर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो यह है GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद।
बताइए, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है। तो ये कहलाता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये आर्थिक विकास दर कहलाती है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनएनपी, यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद। बताइए दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था सीएसओ ने 1956 में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। गरीबी से आशय क्या है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी मापन का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। और देखो, भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? लकड़वाला समिति के द्वारा 1989 में ये गठित हुई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि 2004 में गठित हुई और सी रंगराजन समिति जो कि 2012 में गठित हुई, इन दोनों का संबंध जो है ये गरीबी निर्धारण से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? तो सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और ये समिति कब स्थापित हुई थी? 2005 में। बताइए, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किसने किया था? योजना आयोग ने। वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। बताइए, लॉरेंज वक्र क्या है? व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन जो है ये लॉरेंज वक्र कहलाता है। गिनी गुणांक क्या कहलाता है? आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि जो है ये गिनी गुणांक कहलाती है। विश्व बैंक के द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना जाता है। तो देखो दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये कहती है कि यदि $2.15 प्रतिदिन आय हो रही है, ठीक है, मतलब इतनी से नीचे यदि हो रही है तो आप गरीब हैं और इतने से ऊपर हो रही है तो आप फिर गरीब नहीं हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का मापने का तरीका है। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया तो अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से करी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना की शुरुआत की। और देखो, एक है अन्नपूर्णा योजना, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को हुई गाजियाबाद के सखोड़ा गांव से। बताओ, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, इसको NSSO कहा जाता है शॉर्ट में। आदर्श, प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसा भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्रों में, और ये गांव में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप जो है ये संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी ये चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पर मिलती है? तो ये विकसित देशों में देखने के लिए मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी, आदर्श या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, ये बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। मतलब शहर में जो बेरोजगार हैं वो दिखते हैं कि बेरोजगार हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ भटकेंगे बेचारे, वो दिखते हैं, इसलिए इसको खुली या फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहा जाता है। और गांव में क्या होता है? अदृश्य या फिर प्रच्छन्न वो बेरोजगारी होती है, क्योंकि वो लोग देखो बेरोजगार तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत उनके पास काम है। 1 एकड़ खेती है, 4 लड़के हैं, चारों लड़के 1 एकड़ खेती का काम कर रहे हैं, मतलब काम में तो वो लगे हैं
लेकिन वो क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक है, 1 एकड़ खेती को एक अकेला लड़का कर सकता था, बाकी के 3 लड़के और काम करते तो इनके पास में काम और ज़्यादा आता, पैसा और ज़्यादा आता। ठीक है, नेक्स्ट है भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। जो नरेगा है दोस्तों, पूरे देश में लागू कब हुई है, तो दोस्तों ये पूरे देश में 1 फरवरी 2008 से लागू हुई। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। देखो मनरेगा का लक्ष्य क्या है, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो मिलना ही चाहिए 365 दिन में से। बताइए सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, तो देखो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 जहाँ में है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। दोस्तों जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है, अध्यक्ष समेत, है ना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, 2020 से 2025 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन, तो अशोक कुमार माथुर। बताओ योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया था 23 जनवरी 2003 को। ठीक है, श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है, मिश्रित है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की, तो एस.एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था एक पुस्तक का नाम है और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। गांधी योजना को किसने तैयार किया, तो श्री मन्ना नारायण ने 1944 में। बताओ बॉम्बे प्लान ये 15 वर्षीय हुआ करता था, तो इसको लागू किया गया 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान निर्मित की गई श्री M.N. राव के द्वारा 1945 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में। इसको शॉर्ट में NSSO कहा जाता है। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया जयप्रकाश नारायण ने 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। देखो स्थापना कब हुई, 1938 में, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे JL नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। अध्यक्ष तो सभी को पता है, उपाध्यक्ष आपको याद रखना है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखो योजना आयोग कब बंद हुई, 2015 में। उस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो ये अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो मॉन्टेक्स हैं, अहलूवालिया हैं। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का गठन हुआ। उस संस्था का नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति जो टर्म है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, मोदी जी ने इसकी स्थापना करी थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की जगह पर ये संस्था आई है, तो वही काम है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप कह देना नरेंद्र मोदी जी। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, नीति आयोग की। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग भी योजना आयोग के जैसे गैर संवैधानिक है एवं ये परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन
तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको एनडीसी कहते हैं। तो बताइए जो एनडीसी है इसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। जो एनडीसी है इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनडीसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। एनडीसी संस्था एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसका पदेन सचिव नीति आयोग का सचिव, ठीक है, जो नीति आयोग का सचिव है वो एनडीसी का पदेन सचिव होता है। नियोजन से क्या तात्पर्य है? आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम कब किसने अपनाया? रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय जो है ये समवर्ती सूची का है, मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। आर्थिक नियोजन ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ 1951 में। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं किस देश से है? रूस देश से। भारत में किस व्यक्ति के द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जेएल नेहरू ने पेश करी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक है और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बताओ किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना को शुरू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाती है भारी और आधारभूत उद्योगों को, मतलब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई उसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। और जो राउरकेला है उड़ीसा का, भिलाई है छत्तीसगढ़ का, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का, इन सभी इस्पात कारखानों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना आ गई 1961 से 1956 तक। ये जो है ये सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस 3 मॉडलों पर आधारित थी, ठीक है। और इसमें प्राथमिकता दी जाती है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और ये अब तक की सबसे असफल योजना मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य कितना रहा? तो इसका लक्ष्य रखा था 5.6%, लेकिन 2.8% ही प्राप्त हो सका, इसलिए ये योजना सबसे असफल मानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या है? तो देखो उस समय 1965 की बात है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। 62 में भारत चाइना युद्ध हो गया था और एक अकाल भी पड़ा था, ठीक है, इसलिए ये योजना सबसे असफल रही। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो रूस देश की सहायता से। कहाँ पर ही? ये झारखंड में स्थापना हुई 1964 में। किस क्रांति की शुरुआत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई, हरित क्रांति की। 3 वार्षिक योजनाओं को संख्या दी जाती है, तो 3 वार्षिक योजनाएं चली थीं, ठीक है, इनको योजना अवकाश की संख्या दी जाती है। 1966 से 1969 तक चली थी। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969। और देखो चौथी जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1969 से 1974 तक चली। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी और गॉडगिल योजना ये किसको कहा जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। चौथी पंचवर्षीय योजना मैंने बताया डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? श्वेत क्रांति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, ठीक है। और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। बताओ 5वीं योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। 5वीं योजना जो है ये कौन से मॉडल पर आधारित थी?
डीपी धर मॉडल पर 5वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली? ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये केवल 4 साल चल सकी थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम 1977 से 78 तक चला और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया। बताओ 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? 5वीं योजना के काल में। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि NMNP जो कार्यक्रम है ये कब लागू हुआ? 1974 में और 5वीं योजना के दौरान। अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है और इसका काल जो है 1978 से 1980 तक रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। बताइए अनवरत योजना देन है, ये गुन्नार मेडल की देन है। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन हैं? तो रेगनर फ्रिस हैं। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। जो नाबार्ड बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और छठी पंचवर्षीय योजना के समय, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चलती है। बताओ शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी योजना आधारित थी, तो ये आगम निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी निवारण। बताओ बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP और ट्राइसेम, DWA, CRA, RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं छठी योजना में शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी छठी योजना के काल में शुरू हुआ। 7वीं योजना की अवधि क्या रही? 1985 से 1990। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये दोनों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। नेहरू रोजगार योजना जो है ये कब प्रारंभ हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया? सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चलती है, इसकी जो मॉडल है वो किसने तैयार किया? जॉन W मिलर ने। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य कितना था? तो देखो विकास दर लक्ष्य 5.6% और प्राप्ति दर लक्ष्य 6.8%। महिला समृद्धि योजना जो कि 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई, इसका प्रारंभ 8वीं योजना के समय हुआ। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। भारत सरकार के द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की। इसकी स्थापना 1993 में हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1993 को हुई, ये किस योजना के समय शुरू हुई? 8वीं। आगम निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का जो काल रहा है 2000 से 2007 तक, 10वीं योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना जो है ये 10वीं योजना ही है। ठीक है, पूछा जाता है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, आप कहेंगे 10वीं। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति लक्ष्य कितना था? तो विकास दर लक्ष्य 8% और प्राप्ति लक्ष्य जो है ये 7.6%। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017। ठीक है, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य और प्राप्ति लक्ष्य कितना था? 8% और 7.6%। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? 12वीं पंचवर्षीय योजना।
देखो, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में और नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए नए युग की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। देखिए, ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुई। बताओ, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य, इसको DWCRA कहा जाता है, 1982 में शुरू हुआ। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में शुरू हुई। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 को शुरू हुई। कृषक बीमा आय योजना 2003-04 में शुरू हुई। 100 जलधारा कार्यक्रम दिसंबर 2002 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 को शुरू। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को शुरू। कपाट का गठन 1 सितंबर 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस वर्ष शुरू हुआ? न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों ये 1964-65 में शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून 1920 में बड़ौदा में लागू हुआ। चकबंदी के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है ऐच्छिक चकबंदी, दूसरी है अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 मध्य प्रदेश से। देशों में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कैसे हैं? सबसे ज़्यादा सीमांत जोत हैं। सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ पर है? केरला में। जोतों का आकार सबसे ज़्यादा जो है ये राजस्थान में है। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना 1985 में शुरू। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किसने की थी? राज्य समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999-2000 से। कृषि में उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, तो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया सबसे पहले महाराष्ट्र ने। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? तो देखो, जो गेहूं है, जो है चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जैसे चावल है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें, इनको जो है नगदी फसलें भी कहा जाता है। ककड़ी है, तरबूजा है, खीरा है, ठीक है, ये सारी जायद फसलें होती हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वो चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम गॉड थे। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम गॉड, लेकिन हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। और हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन सी हुई? गेहूं। गेहूं के बाद फिर चावल। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस से। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। याद रखो, लाल जो है टमाटर भी होता है और मांस भी होता है। बताओ, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू कैसा होता है? गोल। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, जो मछली है उसकी आँख कैसी होती है? नीली। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो, सुनहरी क्रांति फलोत्पादन से। और देखो, सबसे महत्वपूर्ण सभी क्रांतियों का सम्मिलन जो है ये कहलाता है इंद्रधनुष क्रांति। प्रत्यक्ष कर जो हैं उनमें क्या क्या आता है? देखो, प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर, ये सारे जो हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? बिक्री कर, फिर तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क, ये सारे कर अप्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर और कृषि धन पर कर, ये केंद्र सरकार लगाती है। और राज्य सरकार कौन कौन से कर लगाती है? भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और वाहन कर। बताओ, कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? चलैया समिति 1991 में गठित हुई थी। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत है निगम कर। निगम कर जो है लगता है कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT, इसको वैट कहा जाता है शॉर्ट में, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2005 में हरियाणा में लागू हुआ। और दोस्तों, संशोधित मूल्य वर्धित कर ये संबंधित है उत्पाद कर से। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST एक अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित कर है। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। GST की कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में GST लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन। GST परिषद की स्थापना 12 अप्रैल 2016 को। सेवा कर प्रारंभ किया गया 1994-95 में। रेखा समिति का गठन काय के लिए किया गया? अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए। जो बांचू समिति है ये प्रत्यक्ष कर ढांचे से संबंधित है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के लिए मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वो स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI के द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन कौन सा है? ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? ऋणदाता को। ठीक है, मतलब ऋण देने वाले को। बताइए दोस्तों, मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? जो ऋण लेता है, जो लोन लेता है उसको मुद्रास्फीति से फायदा होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1862 में। भारत के दासमक यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया तो भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 से अपनाया। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट है, विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई 1790 में फ्रांस में। मुद्रा अवस्थिति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तो घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। बताओ, स्टैगफ्लेशन ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति को कहते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता के आधार पर। कीमत सूचकांक अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना ये अवमूल्यन कहलाता है। बताइए, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो देखो, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य जो है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यात को बढ़ावा देना और आयात जो है आयात इसको कम करना, ये मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य है। बताओ, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अब तक भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। पहली बार 1949 में, फिर 1966 में और फिर 1991 में। बताइए, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास यानी कि पलायन की प्रवृत्ति होती है वो हॉट या फिर गर्म मनी कहलाती है। रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में हुआ। कब? 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या 19 है और 19वां देश जो है ये लिथुआनिया है। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो जो कुवैत दिनारी है, ठीक है, कुवैत देश की, ये सबसे महंगी मुद्रा है, डॉलर से भी महंगी है ना। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है।
ग्रेशम का नियम, ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। पुराने नोट बंद कर देना, उनकी जगह नए नोट चलाना, ये डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। तो बताओ कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है? 3 बार। एक बार 46 में, एक बार 78 में और तीसरी बार हुआ 2016 में, मोदी जी ने किया था। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक जेबी से हैं। बताओ हवाला क्या है? तो मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार करना, ये हवाला कहलाता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत करी? तो ये क्रोमर ने ये जो परिभाषा है, डेफिनेशन ये दी थी कि मुद्रा स्वयं मुद्रा को बनाती है या निर्माण करती है। ऐच्छिक मुद्रा, ये साख मुद्रा कहलाती है। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ब्लैक मनी, जो अघोषित धन होता है उसको ब्लैक मनी। स्मार्ट मनी, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनका अर्थ होता है स्मार्ट मनी। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्यों के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर के। मतलब केवल 1 रुपये का जो नोट है उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होंगे। 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट हैं सभी पर RBI के गवर्नर के साइन होंगे। भारत में देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक है RBI। भारत में मुद्रा और साख का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा जाता है। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के जारी करता है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है वो मुद्रा बाजार कहलाता है। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक जो है एग्जिम बैंक जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। बताओ सिफारिश देने के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था UTI, LIC और GIC है। LIC जो है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ। जो दोस्तों सामान्य बीमा निगम है इसकी स्थापना 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA। जो IRDA है इसको बोलते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका गठन 19 अप्रैल 2000 को हुआ। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDA का गठन हुआ। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? UTI सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। UTI मतलब भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को, मुख्यालय है मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? US 64। तो भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और बैंक नोट प्रेस ये क्रमशः कहाँ पर हैं? तो भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय ये नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये हैदराबाद में है और बैंक नोट प्रेस ये देवास में है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में, 4 जगह। सहकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। नकदी में प्राप्त मजदूरी है तो ये मौद्रिक मजदूरी है। बताओ भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ? वर्ष 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ जो है
उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और देखो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। रिजर्व बैंक का जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। जो आरबीआई है इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई जो है इसकी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर तो ये केजी ओदेसी। बताओ आरबीआई बैंक जो है उसमें क्या होता है? एक तो गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या रखा गया? तो इस इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई रखा गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देश का बड़ा सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना मैंने बताया 1 जुलाई 1955 को और गौरवाला समिति की संस्तुति पर। सर्वप्रथम 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो संस्तुति है ये हजारी समिति ने प्रस्तुत करी थी। नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। 1 रुपये का नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी के जितने भी नोट हैं उनका निर्गमन आरबीआई करता है। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली है। नोट निर्गमन की जो न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था वो 1956 में। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है अमेरिका का। दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। बताओ भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1955 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। 2003 में इसने प्रीपेड कार्ड जारी किया। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई 1998 में। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक एचएसबीसी है 1987 में। देश में प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई के द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई। नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहन बैंक मध्य प्रदेश में ये शुरू हुआ। बताओ यूटीआई बैंक वर्तमान नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक का। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? तो 91 एवं 364 दिन की। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये तथा इसी गुणक में। बताओ एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 31 मार्च 1997 को और शुरू किया गया था 1955 में। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति और इसका अध्यक्ष होता है और इसका जो अध्यक्ष है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? एक है रेपो रेट, एक रिजर्व रेपो रेट और एक है सीआरआर और नेक्स्ट है एसएलआर। देखो जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या फिर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसको रेपो दर कहा जाता है। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नगम आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर। और बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में
अपने पास रखता है तो उसको कहते हैं SLR यानी कि वैधानिक तरलता दर। बताओ, RBI जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसको बैंक दर कहते हैं। NEFT और RTGS साधन हैं मुद्रा अंतरण के। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये सारे फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पर हैं? UK में। सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर होता है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुई थी। मानसून का जुआ क्या कहलाता है? भारतीय बजट। घाटे का बजट क्या कहलाता है? जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 में। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक P.A. पायर हैं। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर ये बजटीय घाटा कहलाता है। बताइए, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की भागीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन है। बताओ, बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको कोपरा कहा जाता है, कब पारित हुआ? 1986 में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। पूंजी बाजार से आशय क्या है? शेयर बाजार से। भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1875 में। BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये कंपनी के रूप में कब परिवर्तित हुआ? 19 अगस्त 2005 से। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। BSE का सूचकांक है सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का मुख्यालय मुंबई के वर्ली में है और NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। NSE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर। NSE का प्रमुख प्रवर्तक IDBI है। NSE का सूचकांक जो है वो क्या है? वो निफ्टी है। ठीक है। और दोस्तों, जो BSE है इसका सूचकांक मैंने क्या बताया? तो इसका बताया सेंसेक्स। बताइए, तेजड़िया एवं मंदड़िया संबंधित हैं तो ये स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार से संबंधित हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 23। BSE के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978-79। BSE के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1983-84। NSE के 50 शेयरों का सूचकांक है निफ्टी और नॉस्डैक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट ये शेयर सूचकांक है जर्मनी का। निक्की शेयर जापान का है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली जो बॉडी है वो है सेबी। और भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? जितने भी शेयर मार्केट हैं उन पर कंट्रोल करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। फिर जो सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ऐसे दबे समिति के अनुशंसा पर सेबी की स्थापना होती है। कब होती है सेबी की स्थापना? 1988 में। लेकिन पूछा जाएगा कि जो सेबी है इसको संवैधानिक दर्जा या वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 को। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया 1962 में और एम्स्टर्डम में। जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी। बताओ, भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई पंजाब के झांग में। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये नीति घोषित की गई थी 2000 में। जो सेज एक्ट हुआ है ये कब पारित हुआ? 2005 में। पहला सेज विकसित किया गया था कांडला में। और माल्स सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। महाजन समिति चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से। सुंदरराजन समिति पेट्रोलियम से। हजारी समिति औद्योग नीति से। दत्त समिति औद्योग लाइसेंस से। मृदा समिति सहकारिता आंदोलन से। नेक्स्ट है जो सिडबी है,
यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क। ठीक है, ये भारत में 1955 से प्रभावी है। जो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो है, ये कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1987 को। मुख्यालय है दिल्ली में। हॉलमार्क कैसे संबंधित है? तो जो सोने के आभूषण होते हैं उनसे संबंधित है हॉलमार्क का। हॉलमार्क का व्यवस्था सोने पर कब लागू हुआ? 2002 में। हॉलमार्क का व्यवस्था चांदी पर कब लागू हुआ? 2005 में। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1970 में। और ट्रेडमार्क अधिनियम ये प्रभावी हुआ 15 सितंबर 2003 से। इको मार्क ये पर्यावरण से संबंधित है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। जो कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको एग मार्क प्रदर्शित करता है। ये वर्ष 1986 से प्रभावी हुआ। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में। शीतल पेय या जो सॉस होते हैं, ठीक है, इन सब के प्रमाण के लिए FPO जो है ये प्रयुक्त चिन्ह है। बताओ, श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल हैं फ्रिज, जनरेटर और वॉशिंग मशीन और बिजली की वस्तुएं। बताइए क्रिसिल ये क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में शुरू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। 1977 में स्थापना हुई। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस हुआ? 1973 में। जो सेल है दोस्तों 1974 में इसकी स्थापना हुई। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। और स्वर्ण द्रव्य पेट्रोलियम को कहा जाता है। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 ये क्या है? अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश ये कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? सिंगापुर। भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। गेट की स्थापना कब हुई? 1948 में। आगे बताओ, जो गेट है इसका स्थान WTO ने कब लिया? 1 जनवरी 1995 से। इसका मुख्यालय जेनेवा में। जो WTO है इसके प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी सदस्य संख्या है 164 और 164वां जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं आपातकालीन समय में, ठीक है, दोनों समय में। वर्ल्ड बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA कहलाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 1911 से 1921 के बीच में। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य, अदृश्य, व्यापार एवं ऋण। बताओ, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 में। फेरा की जगह फेमा कब लागू हुआ? 1999 में। इंडिया एज फॉर सेल नामक पुस्तक ये चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी। मोहनधारिया समिति का संबंध है वाटरशेड विकास से। ईश्वरन समिति का संबंध है वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से। और जो डिविडेंड है ये क्या है? कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश कहलाता है डिविडेंड। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। बताओ, वैल्यू एंड कैपिटल नामक जो पुस्तक है किसकी रचना है? हिक्स की। पेपर गोल्ड क्या कहलाता है? SDR। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। आशा योजना ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है।
राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा है। समन्वित ग्रामीण विकास बैंक किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1978-79 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह जी के द्वारा करी गई। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव के द्वारा करी गई। ठीक है, बताओ एनजीओ इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दर्जा दिया गया महारत्न का। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। मिनीरत्न योजना का शुभारंभ 1977 में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का क्या मतलब होता है? कोर सेक्टर चयनित आधारभूत उद्योग। बताओ दोस्तों कि जो कोर सेक्टर है इसके 8 आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक इस्पात है, दूसरा सीमेंट, तीसरा उर्वरक, चौथा खनिज तेल, पांचवा है कोयला। ठीक है, छठा कौन सा है? तो छठा है प्राकृतिक गैस, और सातवां है रिफाइनरी उत्पाद, और आठवां है विद्युत। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में। और जो दोस्तों ओएनजीसी है यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी स्थापना 1956 में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम ऐच्छिक सेवानिवृत्त से संबंधित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला में। और जो भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो नारायण अग्रवाल ने। बताओ राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा है इसकी शुरुआत कब हुई? 1862 में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसको हॉट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी या फिर प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया? यह भी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो सतासो नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन शुरू किया। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? 1957 ईस्वी तक। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाणिक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। विशेष आहरण अधिकार किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो ये कृत्रिम मुद्रा यानी कि आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। भारत में मुद्रा गुणांक यानी कि मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। वर्ष 2020 में एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? तो ये फेसबुक ने इसकी घोषणा करी। बताइए मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? इटली में। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना अलग प्रतीक है तो वो भारत की मुद्रा है। ठीक है, और इसका सिंबल आप लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो भारत की जो करेंसी है, ठीक है, उसका जो सिंबल है रुपया, ये डिज़ाइन किया उदय कुमार ने 2010 में। बताओ टीडीएस का फुल फॉर्म? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ईएमआई तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बताइए आगे केवाईसी का फुल फॉर्म? तो नो योर कस्टमर। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। सीआरवाई का चाइल्ड राइट एंड यू। सीबीएस का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट इकोनॉमी यानी कि संपूर्ण अर्थशास्त्र को पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, तो देखो यदि आप हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक को परचेस कर लेते हैं तो आपको ये सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके
इनके भी आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब टोटल 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमारी सेकंड ई बुक है ये तो पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है करंट अफेयर्स की, और तीसरी ई बुक जो है ये है साइंस की ई बुक। और इन तीनों ई बुक को आप 1 बाय 1 परचेस कर सकते हैं, और यदि आप एक साथ परचेस करते हैं इन तीनों ई बुक को तो अभी ऑफर चल रहा है, केवल 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक दी जाएंगी। आपको इस QR कोड पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है, तो 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दी वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी है, और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना विचार कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मैंने पूरी मेहनत इसमें लगा दी है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।